हेलो फ्रेंड्स, स्पेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 7 त्रिभुज के बारे में। आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर के थ्रू आपका संपूर्ण सिलेबस मार्च के लास्ट तक कंप्लीट करवाएंगे, चाहे आप क्लास 9 का स्टूडेंट हो या फिर 10 का स्टूडेंट हो। हम क्लास 9 और 10 का संपूर्ण सिलेबस मार्च के लास्ट तक कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। एकदम हम इस चैप्टर में आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आपको त्रिभुज के बारे में कुछ भी पता नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है त्रिभुज, और त्रिभुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब बात आता है कि त्रिभुज आखिर बोलते हैं किसको है, त्रिभुज बोलते हैं किसको है। तो वे सारे आकृति जिसका 3 भुजा हो और वो बंद होना चाहिए, ठीक है। जिसका 3 भुजा हो और वो बंद होना चाहिए। क्या इसका जो क्या डेफिनेशन क्या बोलता है कि 3 भुजा होना चाहिए और जो आकृति है वो कैसा होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए, बंद आकृति। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर इसे देखें, जैसे कि अगर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया ऐसा, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका 3 भुजा है और साथ में एक इस प्रकार का आकृति है, बंद आकृति। फिर हम एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं इस प्रकार का। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें भी 3 आकृति है, 3 भुजा है और साथ में किस प्रकार का आकृति है, बंद आकृति। मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, बताइएगा कि ये त्रिभुज है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 भुजा है, यहाँ तो 3 भुजा है, लेकिन ये जो आकृति है सो बंद नहीं है। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं होगा। ये त्रिभुज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका 3 भुजा है और ये बंद है। ये भी त्रिभुज हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इस प्रकार का रहा, इस प्रकार का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तो आकृति बंद है, ये आकृति बंद है, लेकिन इसमें 3 भुजा ना होकर के 4 भुजा है, 4 भुजा है, इसलिए हम इसको भी त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो त्रिभुज का क्या डिफिनेशन होता है कि 3 भुजा होना चाहिए और बंद आकृति होना चाहिए। जहाँ भी आपको इस प्रकार का कुछ चित्र नज़र आ गया जिसमें 3 भुजा हो और बंद आकृति हो तो उसे हम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब जैसे एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो त्रिभुज में 3 भुजा होनी चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। साथ में इसमें 3 कोण होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 कोण होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होगा और 3 कोण होगा। एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। और साथ में ये जो है सो इसमें 3 शीर्ष होता है, शीर्ष बोलते हैं इसको। तो इसमें भुजा कितने होते हैं, 3। कोण कितने होते हैं, 3। और शीर्ष कितने होते हैं, तो ये भी 3, ठीक है। शीर्ष किसको बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं इन बिंदुओं को, इसे बोलते हैं शीर्ष, ठीक। तो ये हो गया कुछ त्रिभुज की बेसिक बातें। अब आपकी बुक में दिया गया है सर्वांगसम आकृति, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृति जो है सो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वे आकृति जो सभी प्रकार से बराबर हो, सभी प्रकार से बराबर हो, मतलब उसका लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृति का मतलब क्या होता है कि सभी प्रकार से बराबर हो। वे आकृति जो सभी प्रकार से बराबर हो उसे कहा जाता है सर्वांगसम आकृति, सभी प्रकार से बराबर हो, ठीक है। तो उसे कहा जाता है सर्वांगसम आकृति। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं अपने हाथ का, अगर मैं दोनों हाथ को इस प्रकार से अगर रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऊपर का हाथ है ये नीचे के हाथ को पूरी तरह से ढक दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाथ जो मेरा दोनों हाथ है ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को ढक दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 2 सिक्का लेता हूँ, ठीक है, 2 सिक्का लेता हूँ, मतलब आप देख सकते हैं ये 2 रुपये का सिक्का है, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, और ये भी 2 रुपये, और ये एक और सिक्का लेता हूँ, ये भी 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्का है, ऊपर वाला सिक्का, ये नीचे वाले सिक्के को पूरी तरह से ढक दे रहा है। और साथ में अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी जो ऊपर वाला सिक्का है ये नीचे वाले सिक्के को पूरी तरह से ढक दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों सिक्का है ये दोनों सर्वांगसम है, इसका जो आकार है वो बराबर है हर प्रकार से, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे सर्वांगसम आकृति, ठीक। इसके अलावा अगर हम
समान साइज़ का जो दो चूड़ी लेते हैं, समान साइज़ का दो चूड़ी लेते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो दोनों चूड़ी होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, दोनों चूड़ी जो होगा सो दोनों बराबर होगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में। अब गणित में सर्वांगसम आकृति का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? गणित में सर्वांगसम आकृति का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि अगर हम बात करें, दो त्रिभुज ले लेते हैं, सॉरी दो वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, दो वृत्त ले लेते हैं। अगर हम मान लें कि दोनों का जो त्रिज्या है सो 5 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या 5 है, इसका भी त्रिज्या 5 है। तो अगर आप इस वृत्त के ऊपर रख देंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक देगा, पूरी तरह से एक दूसरे को ढक देगा। तो हम इन दोनों वृत्त को बोलेंगे सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त। हालांकि अब दिख रहा है कि दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है, बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो त्रिभुज है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका भी त्रिभुज, इसका जो त्रिज्या है, सॉरी इसका जो वृत्त है इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसका भी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस वृत्त को इसके ऊपर रख दें या इस वृत्त को इसके ऊपर रख दें तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देगा। ठीक है, तो हम इन दोनों वृत्त को बोलेंगे सर्वांगसम वृत्त। ठीक है, सर्वांगसम वृत्त। इसके अलावा अगर हम दो वर्ग लेते हैं, दो वर्ग लेते हैं, एक वर्ग ये ले लिए और एक वर्ग ये ले लिए। ठीक है, मान लेते हैं इसका ये 4 सेंटीमीटर, इसका 4, इसका 4, इसका 4, ये भी 4 4 4 ही है। ठीक है, तो अगर हम इस वर्ग के ऊपर रख दें तो ये पूरी तरह से ढक देगा, जाहिर सी बात है। और इस वर्ग को भी अगर हम इसके ऊपर रख दें तो ये भी वर्ग इसको पूरी तरह से ढक देगा। तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों वर्ग है ये सर्वांगसम आकृति है, ये जो दोनों वर्ग है ये सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, अगर वैसे ही अगर हम त्रिभुज की बात करें, मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक दूसरा त्रिभुज है, मान लेते हैं। इसको दे देते हैं एग्जांपल, नाम देते हैं ABC, नाम दे दिए इसका PQR। ठीक है, अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये मान लेते हैं 5 है, यहाँ भी अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दें या इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के रख दें तो आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो एक दूसरे को आपस में ढक देगा पूरी तरह से। ठीक है, तो इन त्रिभुज को भी हम बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज। अगर मान लिया जाए कि एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज आपको बोल दे कि कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ दे दिया, ये आपका दे दिया, यहाँ दे दिया, ये 5 दे दिया, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 4। ठीक है, ये 5 3 ये 4, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम दे देते हैं R। तब बताना है आपको कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम है या नहीं, ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम है या नहीं। तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर्वांगसम है, अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आप त्रिभुज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब क्या होता है? मोबाइल का जो कैमरा होता है या फिर वीडियो बनाते हैं आप, तो उसमें भी रोटेशन का ऑप्शन देता है। ठीक है, वहाँ लिखा रहता है रोटेट। रोटेट मतलब आप उसको मोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दो त्रिभुज ले लूँ, एक ले लेता हूँ ये त्रिभुज, इसमें अभी आपको ये नाम नहीं देखना है, यहाँ तो लिखा हुआ है ABC और एक लाइन खींची हुई गई है, इसको नहीं देखना है। बस आपको इसका जो यहाँ शेप है, आकृति है, बस इसको देखना है। और एक त्रिभुज ले लेता हूँ मैं ये। ठीक है, दो त्रिभुज मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज लिया मैं इस प्रकार से और एक त्रिभुज लिया मैं इस प्रकार से। अब आपको बताना है कि जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम है या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर्वांगसम है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर्वांगसम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अगर इस प्रकार से इसमें रखने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं कि शायद सर्वांगसम ना हो। लेकिन अगर मैं इसको, ये जो त्रिभुज है इसको मैं रोटेट कर दूं, ये ऐसा था, इसको ऐसा मोड़ दूं और अब हम इसको इसके ऊपर रखूं, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है वो नीचे वाले त्रिभुज को पूरी तरह से ढक दे रहा है। और साथ में अगर हम इसको उल्टा करके अगर ऐसा कर दें तो देख सकते हैं कि ये जो भी ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसको भी पूरा तरह से ढक दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो इस प्रकार से था ये सर्वांगसम हो गया था। क्यों? क्योंकि इसको रोटेट कर दिए, और रोटेट आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम ये जो त्रिभुज लेते दोनों,
ये जो त्रिभुज लेते हैं, अगर इसको हम रोटेट कर दें, इसको हम रोटेट कर दें, किसे रोटेट करना है, जैसे कि अगर यहाँ देखिए 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 3 है, इसको हम, ये जो भुजा है, इसको अगर हम ये ऐसा कर दें, इसको मोड़ दें, ठीक है। जैसे कि अगर मान लें कि ये एक त्रिभुज था आपका, ये था, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये था, सॉरी ये मान लेते हैं इस प्रकार एक त्रिभुज था आपका, ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज था आपका ये, और दूसरा त्रिभुज था आपका इस प्रकार से त्रिभुज था। अगर हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है आपका 4, ये दिया हुआ 4, ये दिया हुआ है आपका 3 और ये दिया हुआ है आपका 5, ठीक है। और इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये मान लेते हैं दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ है 4, ठीक है। अगर अब इस प्रकार का 2 त्रिभुज है, अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है इसको हम रोटेट करेंगे, ऐसा था, इसको हम रोटेट करते हैं, देखिए रोटेट करते करते देखिए अब ये दोनों मिल गया, मिला कि नहीं मिला। पहले इस प्रकार से था, देख सकते हैं आप, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, इसमें यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था। अब इसको हम रोटेट कर दिए, इसको रोटेट कर दिए, ऐसा था, इसको रोटेट कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसको ढक दे रहा है, ये जो त्रिभुज है इसको ढक दे रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो गया। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि आप त्रिभुज को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने त्रिभुज की मतलब सर्वांगसम आकृति के बारे में पढ़ा, और थोड़ा मोड़ा ज्ञान त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में हम देख चुके हैं। अब अगर दिया रहा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम के बारे में हम बता चुके हैं। जिसकी अगर मान लें कि 2 त्रिभुज है इस प्रकार से, और एक और त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम बोल दें आपको कि ये है बी और ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक एंगल होगा ये, ठीक है, दोनों सर्वांगसम है। अगर बोल दिया जाए कि ये जो ए बी है सो पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर है, ये बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल ये होगा, एंगल ए जो होगा वो पी के बराबर होगा, बी कौन क्यू के बराबर होगा, और कौन सी कौन आर के बराबर होगा, ठीक है। कौन ए कौन पी के बराबर होगा, कौन बी कौन क्यू के बराबर होगा, कौन सी कौन आर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बराबर हुआ यहाँ पे, कौन ए किसके बराबर हुआ, कौन पी के बराबर, कौन बी कौन क्यू के बराबर, कौन सी कौन आर के बराबर, और साथ में हमारा ए बी जो था वो पी क्यू के बराबर था, बी सी क्यू आर के बराबर था, और ए सी पी आर के बराबर था, ठीक है, पी आर के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम है, तो अगर हम सर्वांगसम कोई तो त्रिभुज को सर्वांगसम बताना है तो उसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो हम बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार का, एक बराबर का चिन्ह देते हैं और इसके ऊपर में हम ऐसा दे देते हैं, ठीक है, बराबर का चिन्ह ऊपर में ऐसा का साइन दे देते हैं, और इस साइन को हम बोलते हैं सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो हर प्रकार से बराबर है, इसका भुजा भी दूसरे भुजा से बराबर होगा, इसका कोण भी दूसरे त्रिभुज के कोण से बराबर होगा, ठीक है। तो ये था त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में कुछ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।